व्हाट आर बैलेंस एडवांटेज फंड। बैलेंस एडवांटेज फंड मतलब क्या, उसके बेनिफिट्स डिटेल में हम आज जानने वाले हैं, और व्हाई टू इन्वेस्ट इन बैलेंस एडवांटेज फंड। बट उसके पहले एक छोटा सा मोटिवेशन, इन इन्वेस्टिंग व्हाट इज कंफर्टेबल इज रेयरली प्रॉफिटेबल। अगर आपने पिछले 2-4 दिन में सुना होगा तो एक बैंगलोर के एक बिजनेसमैन है, उन्होंने 26 लाख रुपीज का आईटीआर फाइल किया है, मतलब ऑप्शंस ट्रेडिंग के लॉस के थ्रू। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जीरोदा या सेबी का जो नोटिफिकेशन आता है कि 90% ट्रेडर्स, एफएनओ ट्रेडर्स आर इन लॉस, तो आपको भी थोड़ा एक जजमेंट लेना चाहिए कि सच में ट्रेडिंग में लोग पैसे कमा रहे हैं या फिर लोग सिर्फ कोर्स बेचते हैं आपको, और खुद तो ट्रेडिंग से पैसे नहीं कमाते हैं, बट आपको कोर्स बेचकर या फेक मोटिवेशन बेचकर आपसे पैसा कमाया जाता है। ऑब्वियस चीज है, वो उनका बिजनेस है, बट आपको खुद को समझना चाहिए कि ट्रेडिंग करनी है या कोई अदर चीज जो कि कंफर्टेबल है पैसे कमाने के लिए, कोई भी चीज हो वो। कि सिंपली म्यूचुअल फंड के बारे में मैं अगर कहूँ तो बहुत सारे लोग स्मॉल कैप मिड कैप में दबा के पैसा डालते हैं, वो कोई फ्लेक्सी कैप को प्रेफर करना नहीं चाहते, कोई भी बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर हाइब्रिड फंड को भी प्रेफर नहीं करना चाहते। तो दिस कैन एक्ट एज ए डिस्ट्रक्शन फॉर योर वेल्थ, क्योंकि जब अगर आप प्रॉपर डाटा देखोगे तो स्मॉल कैप मिड कैप वॉलेटाइल भी उतने ही होते हैं। अगर आपका कोई बैड फेज आया इन्वेस्टमेंट का तो 30-40% का जो रिटर्न, निगेटिव रिटर्न आता है, वो तो बहुत कॉमन है स्मॉल कैप और मिड कैप में। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए, आपका पोर्टफोलियो एक बैलेंस होना चाहिए। तो ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि बैलेंस एडवांटेज फंड क्या होता है। तो बैलेंस एडवांटेज फंड हम डिटेल में आज जानेंगे, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप स्क्रीन पर प्रॉपर देखोगे तो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर के बारे में क्लासिफिकेशन अगर देखें स्ट्रक्चर के थ्रू, तो ओपन एंडेड, जहां पर कभी भी पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये डिटेल ध्यान में रखना, अगर लगे तो स्क्रीनशॉट भी निकाल लेना या वीडियो सेव कर लेना। स्ट्रक्चर से क्लासिफिकेशन देखो तो ओपन एंडेड, जहां पर कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी रिडम्पशन कर सकते हैं। क्लोज एंडेड फंड, अभी क्लोज एंडेड फंड में आपको लिमिटेड पीरियड होता है इन्वेस्टमेंट करने का, मतलब अगर 4 दिन 10 दिन ओपन है फंड, आप कभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और रिडम्पशन के लिए भी आपको एक समय दिया जाता है कि 5 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल, अकॉर्डिंग टू द स्कीम, तभी आप रिडम्पशन कर सकते हो। वो आपको गारंटेड होता नहीं है, या मान लो कोई हमें पता चले कि मार्केट गिरने वाला है, बट क्लोज एंडेड फंड में आप रिडम्पशन नहीं कर सकते। इंटरवल फंड जो कभी कभी ओपन होते हैं, मान लो 6 महीने एक बार ओपन हो गए, 10 महीने में एक बार ओपन हो गए, अकॉर्डिंग टू द स्कीम, तभी आप रिडम्पशन कर सकते हो, तभी आप खरीद सकते हो, ठीक है। बट आज का सबसे सेकंड वाला जो एसेट क्लास है उसके बारे में होगा, जो क्लासिफिकेशन है वो हम प्रॉपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहला तो आता है इक्विटी फंड्स। अब मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि एसेट क्लास करने की जरूरत क्यों हुई। इक्विटी जो फंड्स है वो प्योरली इक्विटी यानी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लो टाटा हो, रिलायंस हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, सभी में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन है, मान लो आपको लगा कि मार्केट में बहुत बुल रन हुआ है, या मार्केट एक एग्रेसिवली रैली किया है, बट इतना रैली हुआ होना नहीं चाहिए था, तो आप आपका अगर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है, वो तो मार्केट के करेक्शंस में तो नीचे आ जाएगा, निगेटिव रिटर्न्स मिल सकते हैं आपको, या फिर जितना आपने रिटर्न कमाया वो तो कम हो जाएगा। इस समय अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कहाँ पर करोगे, ये आपके मन में हमेशा क्वेश्चन आना चाहिए। अगर आपके पास, मैं हमेशा कहता हूँ, जिसके पास 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख का पोर्टफोलियो है, तो वो ज्यादा इस चीज के बारे में सोचता नहीं, कैपिटल प्रिजर्वेशन के बारे में नहीं सोचता। बट जिसके पास 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 CR का पोर्टफोलियो है, उसके मन में हमेशा क्वेश्चन होता है कि मुझे पैसे मिले या ना मिले, बट मेरी जो वेल्थ है, मेरा जो पैसा है, वो जाना नहीं चाहिए, वो डिस्ट्रक्शन होना नहीं चाहिए, या फिर कैपिटल पूरा खत्म नहीं होना चाहिए। 2-4% कम मिले तो भी चलेगा। तो उसके बाद आता है डेट फंड। ठीक है, मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट तो करना है, बट मार्केट एग्रेसिवली रैली दिया है, उतना देना नहीं चाहिए था, अब करेक्शन का फेज आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, डेट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है डेट फंड, मतलब आपके कॉर्पोरेट डेट फंड होते हैं, मतलब सिंपल एग्जांपल, जो म्यूचुअल फंड जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, या टाटास हो गए, रिलायंस हो गए, या जो एक अच्छी कंपनी है, कोई भी हो सकती है इंडियन मार्केट में, उनको जब वो लोन देते हैं, लोन यानी डेट डिबेंचर खरीद लेते हैं, उसे हम डेट फंड्स कहते हैं। जिस मतलब डेट फंड का सिंपल एग्जांपल बताओ, जैसे आप बैंक में जाके आपका डिपॉजिट कर देते, ठीक है, आपको बैंक इंटरेस्ट देता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड, जो म्यूचुअल फंड बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हाउसेस को लोन देते हैं,
उन्हें हम डेट फंड कहते हैं, एकदम सिंपल लेमन लैंग्वेज में। डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने आपको सिंपल में एक्सप्लेन किया। मनी मार्केट फंड मतलब गवर्नमेंट के जो फंड्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ये जो डेट फंड है, डेट फंड में ऐसा नहीं होता कि फ्लक्चुएशन इंटरेस्ट रेट मिलता है आपको। मतलब इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो रेट है उसमें थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है, एक आधा परसेंट का, 1% का। बट ऐसा नहीं होता, जहां पर आपको 20% मिलना था वहां पर आपको 10% मिला। ठीक है, इतना बड़ा डिफरेंस आता नहीं है। और सबसे देखने वाली चीज है कि डेट फंड में आपको रिटर्न भी कम मिलते हैं। आप मान लो 8%, 9%, 10%, अकॉर्डिंग टू द स्कीम, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट इन विच म्यूचुअल फंड हैव इन्वेस्टेड। ठीक है, मनी मार्केट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं, जीसेक होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, कमर्शियल पेपर, बहुत सारी चीजें होते हैं। और उसके बाद आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज का, हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में क्या होता है, वो फंड मैनेजर इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन डेट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। सिंपल चीज, इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन। अब इससे होता क्या है, इक्विटी इक्विटी में लॉस कभी भी हो सकता है, मार्केट गिरा तो 100% आपको लॉस होगा ही होगा, अगर आपका 100% इक्विटी है। बट वही आपका अगर 50% इक्विटी है और 50% डेट है आपका, तो आपको इक्विटी में तो लॉस होगा, बट आपका जो डेट है उसमें आपको कभी लॉस होगा नहीं, क्योंकि डेट आपको श्योर रिटर्न देते हैं। अगर आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर इन्वेस्टमेंट किया तो गवर्नमेंट आपको श्योर शॉट 100% रिटर्न देगी, क्योंकि गवर्नमेंट फेल नहीं हो सकती। ठीक है, आरबीआई कभी फेल नहीं हो सकती, गवर्नमेंट फेल नहीं हो सकती। अगर गवर्नमेंट ही फेल हुआ तो फिर पूरी इकोनॉमी इंडिया की फेल हो जाएगी। तो ये ध्यान में रखना, हाइब्रिड फंड में आपका इक्विटी का इन्वेस्टमेंट और आपका डेट का इन्वेस्टमेंट दोनों होते हैं। मान लो यहाँ पर जो फंड मैनेजर है उनको फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, अगर मार्केट में एक्सट्रीमली बहुत बड़ी रैली हुई, रैली होने के बाद वो इक्विटी बेच सकते हैं, और इक्विटी की जगह अगर उनको लगा कि मार्केट गिरेगा तो वो इक्विटी बेचकर डेट खरीद लेंगे। क्या करेंगे, इक्विटी बेचेंगे प्रोपोर्शनेट अमाउंट में और डेट खरीद लेंगे। अगर मार्केट गिरा भी तो इक्विटी ऑलरेडी बेच दी उन्होंने, अभी डेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। डेट में इन्वेस्टमेंट किया और मार्केट गिरा तो वो भी कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। बट अभी जब मार्केट नीचे गिरेगा, जब मार्केट करेक्शन के फेज में होगा, तो वो डेट को बेचकर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो अपॉर्चुनिटी परफेक्टली कैप्चर करेंगे। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है फंड मैनेजर को अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस, मार्केट में यानी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोगों को ये समझ में आता है या मालूम है। मतलब समझ में तो सभी को आता है, बट वो उनको उतना नॉलेज होता नहीं कि फ्लेक्सी कैप क्या होता है, फ्लेक्सी कैप में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड है, बैलेंस एडवांटेज में डेट होता है, वैसे ही फ्लेक्सी कैप में होता है। बट जो हाइब्रिड फंड है, बैलेंस एडवांटेज फंड का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं आपको रिटर्न्स भी दिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जो फंड मैनेजर इक्विटी और डेट में बहुत साइमल्टेनियसली इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल रहता है, 10-12% की रिटर्न चाहिए। 10-12% के ही रिटर्न चाहिए, बट कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए, कैसे भी मार्केट की कंडीशन। तो वो कोई स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, वो कोई मिड कैप में नहीं करेंगे, वो प्रॉपरली लार्ज कैप में जो कंपनी पोटेंशियल है, 12% का ही रिटर्न चाहिए, 12-13% का, 11% का, 1% कम मिला तो भी चलेगा, बट कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए। क्योंकि बैलेंस एडवांटेज में इन्वेस्ट करने वाले जो इन्वेस्टर्स है वो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, कि जिनके पास 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का पोर्टफोलियो है, और 1% भी इधर उधर हुआ तो 10 लाख, 20 लाख का लॉस हो सकता है। तो वो ये रिस्क नहीं लेते, या फिर वो गेम बेटिंग नहीं करते, उनको श्योर शॉट कंसिस्टेंसी चाहिए। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव वगैरह वो तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। और अब ये ध्यान में रखना कि हाइब्रिड फंड के अंदर बैलेंस एडवांटेज फंड आते हैं। ये जो बैलेंस एडवांटेज फंड है, हाइब्रिड फंड के अंदर बैलेंस एडवांटेज फंड आते हैं। ठीक है, हाइब्रिड फंड का ध्यान में आया कि इक्विटी और डेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद आप अगर कहोगे कि इक्विटी में तो इन्वेस्टमेंट ठीक है, 25, 30%, 50% तक इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है बैलेंस एडवांटेज फंड की, तो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब जीसेक होते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज होते हैं। मैंने कहा कि गवर्नमेंट कभी फेल नहीं कर सकती। अगर गवर्नमेंट ने कहा कि 5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो श्योर शॉट 5% का मिलता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। जब आप किसी कंपनी को लोन देते हो, सिंपल एग्जांपल में, उसे लोन नहीं कहते, उसे डिबेंचर कहते हैं। सिंपल, आप अगर आप टीसीएस को अगर आप लोन दे रहे हो, कोई म्यूचुअल फंड टीसीएस को लोन दे रहा है, और टीसीएस अगर बैंक में गया तो बैंक क्या करेगा, टीसीएस को बोलेगा भाई तू 10% हम आपको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। बट वही म्यूचुअल फंड बोलता है हम आपको 8.5% ही चार्ज करेंगे। तो टीसीएस बैंक के पास जाने के बजाय वो क्या करता है,
म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास आता है, वो आपको लोन देते हैं 8.5% के ऊपर, एक जस्ट एग्जांपल, बट ऐसा ही होता है। और म्यूचुअल फंड हाउसेस कोई रैंडम लोगों को जो डिबेंचर है वो कभी ले नहीं सकते या पैसे दे नहीं सकते। ये ध्यान में रखना, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है। कि मान लो म्यूचुअल फंड के मैनेजर को लगा कि ये मेरा चाचा का बेटा है, मौसी का बेटा है, मैंने उसको लोन दे दिया, बिल्कुल नहीं, अलाउड ही होता नहीं है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, इकरा है, क्रिसिल है, केयर है, बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है कि वो कैश फ्लो चेक करते हैं कि मैंने अगर टीसीएस को लोन दिया तो क्या टीसीएस मेरा लोन रिपे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तभी लोन इश्यू होता है। क्योंकि ये फंड मैनेजर का खुद का पैसा नहीं है, ये एज अ इन्वेस्टर का पैसा है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, ये डिबेंचर्स यानी कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं और बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। ये सभी टाइप में, ये सभी जो इंस्ट्रूमेंट है जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनमें ये गवर्नमेंट के पैसे, गवर्नमेंट को पैसे देंगे, गवर्नमेंट इंटरेस्ट देता है, कंपनी को पैसे देंगे कन्वर्टेबल डिबेंचर में, डिबेंचर में कंपनी आपको इंटरेस्ट देता है, वो एज ए इन्वेस्टर का इनकम होता है। बॉन्ड्स एज ए इंटरेस्ट ही आप पकड़ लो। ठीक है, क्लियर कट ध्यान में रखना। ये हाइब्रिड फंड में इक्विटी प्लस डेट यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करता है, सिंपल चीज है। ठीक है, मान लो आपने अभी इसका बेनिफिट मैं बताता हूँ। मान लो कोरोना था, कोरोना के जस्ट आपने 2 महीने पहले सब म्यूचुअल फंड बेचकर अगर आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया होता, तो जिन लोगों को 30-40% का लॉस हुआ है मार्केट गिरने के कारण, ऑब्वियस निफ्टी 40-50% से गिरा था, मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी 50% से गिरा था। तो आप अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपने इन्वेस्टमेंट किया होता, आपका 1 करोड़ का कॉर्पस है, तो आपको 1 रुपए का भी लॉस होता? बिल्कुल नहीं, एक पैसे का भी लॉस नहीं होता जब आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया था। क्योंकि गवर्नमेंट आपको श्योर श्योर उतना रिटर्न देगा जितना गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, जिसके पास बड़ा पैसा है वो कंसिस्टेंसी के लिए फोकस करता है, ना कि रिटर्न्स एक साल में 100%, 70-80%। मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, पिछले 4-5 साल में, मतलब 2021 से 2000 अभी 24 चल रहा है, लोगों को बहुत सारे मैसिव रिटर्न मिले कि 30-40-50% का सीएजीआर मिला है बहुत सारे केसेस में। तो ये ध्यान में रखना, ये लंबे चलने वाला गेम है। अगर 50% के 40-50% का अगर सीएजीआर मिलने लगे तो लोग काम नहीं करेंगे, या बैंक पागल नहीं कि 1% 2% के पीछे इतने बड़े बिजनेस से चलाते लोग 10% के मार्जिन पर बिजनेसेस कर रहे, वो तो फिर म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देंगे। कि मार्केट हमेशा रैशनल, लॉन्ग टर्म में रैशनल रहता है और शॉर्ट टर्म में इरेशनल एक्ट कर सकता है। वो आपको रिटर्न देगा, शॉर्ट टर्म में दे सकता है और दिए है रिटर्न, बट लॉन्ग टर्म में मार्केट आपको मैसिव रिटर्न कभी नहीं दे सकता। सिंपल रीजन मैंने कहा कि अगर मुकेश अंबानी को पूरे उनके पैसे के ऊपर अगर 30-40% की रिटर्न अगर मिलने लगे तो वो रिलायंस बंद कर देंगे, पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद आता है, मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड में उन्होंने कहां पर इन्वेस्ट किया है? लार्ज कैप में। जैसे मैंने कहा इक्विटी और डेट में दोनों जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो लार्ज कैप में उन्होंने किया है 45% का टोटल जो फंड है उनका, उसमें से 45% लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट किया है। मिड कैप में कितना गया है? 4.72% का। उसके बाद स्मॉल कैप 0.99%। जब मैंने कहा रिस्क बहुत ही कम लेते हैं वो, मतलब लार्ज कैप वो तो देखना बहुत प्रॉपर स्टॉक्स होंगे, अगर आप तीनों का कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 50-51% आता है। तो आपके मन में सवाल आया होगा कि बचे हुए 51% या 50% उन्होंने 49% कहाँ पर इन्वेस्ट किया होगे? तो यहाँ पर ये चीजों में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, डिबेंचर्स बॉन्ड, और उसके बाद वो गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, कि गोल्ड का वैल्यू ऐसा नहीं कि 60,000 से लेकर 20,000 आ सकता है, बिल्कुल नहीं। उल्टा गोल्ड ऐसा होता है जब मार्केट में या जब इकोनॉमी में रिसेशन आता है तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। जब इंडियन मार्केट में या ग्लोबल मार्केट में कोरोना के बाद रिसेशन था, यूरोप में रिसेशन है, ब्रिटेन में, जापान में रिसेशन है, तो गोल्ड के प्राइसेस बहुत बड़े हैं। ये ध्यान में रखना, आपको कुछ कुछ चीजें फाइनेंशियली बहुत लिटरेट होना पड़ेगा कि गोल्ड कब बढ़ता है। गोल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्ट कब करना चाहिए, यही लोगों को मालूम नहीं कि हर बार दिवाली में गए या दशहरे में गए और गोल्ड ले लिया। बहुत अच्छी बात है, एज ए इन्वेस्टमेंट है, बट उससे एक समय रहता है कि वो आपको बेटर रिटर्न जनरेट करके देगा गोल्ड, वो है जब इकोनॉमी में रिसेशन आता है। उसके बाद मैंने ये आपको एम जस्ट कंपेयर किया है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, अभी बहुत लोगों को ये कम मालूम होगा कि बैलेंस एडवांटेज फंड क्या होते हैं, राइट? तो अगर आपने एयूएम देखा, एसेट मैनेजमेंट की, कितने लोगों ने कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड में लगभग लोगों ने 56,000
करोड़, लगभग 57,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट क्या है। और जस्ट कंपैरिजन के लिए मैं बताता हूँ आपको, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का इन्वेस्टमेंट 66,000 करोड़ है। तो आपको अगर लगता है कि लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते बैलेंस एडवांटेज फंड में, तो आप गलत सोच में हो। क्योंकि वॉलिटिलिटी को या फिर मार्केट के फ्लक्चुएशन से जो बचा वही कैपिटल प्रिजर्व कर सकता है, ये ध्यान में रखना। अभी निफ्टी का फिलहाल का पीई चल रहा है 24-25 का पीई। अगर आप हिस्टोरिकल डाटा देखोगे कि जब निफ्टी का पीई 25, 26, 27 हुआ है, तब तब मार्केट में करेक्शन आए आए हैं, या मार्केट ने वो वैल्यूएशन स्टॉप किए कि इससे ज्यादा मार्केट भागेगा नहीं, थोड़ा पॉज लेगा, बहुत पॉज ले सकता है मार्केट, आपकी पेशेंस टेस्ट करेगा। और जो यहाँ पर स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करेगा, बैलेंस एडवांटेज फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, हाइब्रिड फंड, वही इस मार्केट में पैसे जनरेट करेगा। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको चार्ट में रिटर्न भी मेंशन किए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड बिल्कुल 10 साल का देखना है, 10 साल में उसने 12.65% के रिटर्न दिए हैं। मैंने जस्ट कहा था कि 11, 12, 13% का ही मोटिव होता है। टाटा बैलेंस फंड है, ये 10 सालों में 8.03, ऐसा नहीं है। जो टाटा का बैलेंस एडवांटेज फंड है वो 10 साल पहले नहीं होगा, 8 साल 7 साल पहले हुआ होगा। तो ये सीएजीआर निकालते समय 10 साल का निकालते हैं, तो इसके कारण उसके रिटर्न कम आए। अगर आप फिर से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का है तो 12 रिपीटेटिव है वो। बड़ौदा पीएनबी पैरिबस फंड है, 10 साल में 9.4 है। ऑब्वियस चीज है, 10 साल पहले नहीं हुआ होगा, वो 9 साल 8 साल पहले चालू हुआ होगा। उसके बाद आता है ईडब्ल्यूज बैलेंस एडवांटेज फंड, 13% का रिटर्न है, 13.17। कंसिस्टेंटली 10 साल का सीएजीआर 13% का है। उसके बाद सुंदरम बैलेंस एडवांटेज फंड 11.21%। ये चीज ध्यान में रखना। और यही आज का मोटिव था कि आपको बैलेंस एडवांटेज फंड क्या है देखना। एक मेरी साइकोलॉजी या मेरी थिंकिंग ऐसी है, पैसे बने या ना बने, पैसे प्रिजर्व होने चाहिए, कैपिटल सेव होना चाहिए। बहुत लोग, जस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया कि जो महाशय थे जिनका 26 लाख का लॉस हुआ है, उन्होंने आईटीआर फाइल किया कि एफएनओ में 26 लाख का लॉस था। अगर सिंपल चीज है, 2-3 साल पहले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते या फिर 1 साल पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते, कम से कम 20% का तो रिटर्न मिला होगा। अगर कुछ नहीं मिला तो 26 लाख तो सेव होते। कहीं तो भी जो मेंटल पेशेंस है, मेंटल शांति है, वो तो मिल जाती। ये ध्यान में रखना। जिसका 26 लाख का लॉस हुआ है, उसकी साइकोलॉजी कोई समझ नहीं सकता। तो एक रैशनल वे से इन्वेस्टमेंट करना सोचिए। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, हम आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट में सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि कौन से फंड में कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पीई रेशियो के, जो इकोनॉमी का पीई है, निफ्टी का पीई है, उसके बेसिस पे कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ईपीएस, सच में कंपनी, सच में सेक्टर पैसे जनरेट कर रहा है या नहीं, वो देखकर प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ग्रैब कैसे करना है वो ध्यान में रखना चाहिए। वो हम आपको हेल्प करते हैं। जब मार्केट में करेक्शन आते हैं तब हम आपको, जिस सेक्टर में करेक्शन आया वो बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जहां पर निफ्टी का पीई रेशो कम हुआ होता है, करेक्टेड फॉर्म में हम आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए हेल्प करते हैं। तो सब, वीडियो अगर अच्छा लगा, कंटेंट अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना। कुछ अगर क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग कि बैलेंस एडवांटेज फंड में कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, अगर कुछ समझ नहीं आया तो वीडियो एक बार फिर से देखना। अगर कभी भी समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।